हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। महासंग्राम की सीरीज में आज हमारा ये 37वां वीडियो है, जिसमें हम करेंगे जुलाई 2019 के पेपर को कंप्लीट। इससे पहले 2021, 22 और 23 के सभी पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2020 में गाइस हमारे पास कोई भी सीटेट का पेपर नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना वायरस। एंड 2019 तक यानी कि 11 to 19 तक सीटेट का जो पेपर हमारे पास होता था वो ऑफलाइन मोड में होता था। तो 2019 में हमारे पास जस्ट ओनली 2 पेपर्स हुए। तो आज हम करेंगे जुलाई 2019 के पेपर को। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। इफ एक्स वाई एंड जेड यानी कि एक्स वाई जेड की हमारे पास वैल्यू दी है और हमें HCF निकालना है एक्स वाई जेड का। HCF का फुल फॉर्म हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसके अंदर हमें क्या लेना होता है, हर एक प्राइम फैक्टर की जो तीनों में कॉमन आए सबसे स्मॉलेस्ट पावर हमें लेनी होती है। सो यहाँ से 2 एक प्राइम नंबर है जिसकी स्मॉलेस्ट पावर तीनों में जो कॉमन है वो हमारे पास है 2 की पावर 2। ओके, मल्टीप्लाई। अब 3 के लिए हम चेक करें, 3 तीनों में कॉमन है और 3 की सबसे छोटी पावर जो तीनों में कॉमन है वो है 3 की पावर 2। सिमिलर वे से हम 5 का चेक करें तो 5 की स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास 2 है, जो एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन है। और 7 की हम चेक करें तो 7 की पावर 3 जो है वो सब में कॉमन है। ओके, आंसर वैसे एग्जैक्टली यही है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 30 आ रहे हैं ना। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस सारे की पावर भी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको a b की होल पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, यही मैंने यहाँ किया है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। सो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3। सो ऑप्शन में चेक करें तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 52,272 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में चेंज करना है, जहाँ पी क्यू आर हमारे पास प्राइम नंबर है और हमें वैल्यू निकालनी है 2p प्लस क्यू माइनस आर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 52,272। 2 से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 3 6, 2 6 12। अगेन हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2 1 2, 2 3 0, 2 6 12, 2 8 16। 2 से फिर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 12 एंड 1 कैरी, 2 5 10, 2 3 6, 2 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 2 2 4, 2 6 12 एंड 2 7 14। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 3 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा, 3 1 3 0, 3 8 24, 3 9 अगेन मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 9, 3 6 18 एंड 3 3 9। फिर हम करें 3 से डिवाइड तो कंप्लीट हो रहा है ये भी, 3 1 2 और 1 जाएगी। अब 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये 11 पे। सो 52,272 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब इसी नंबर को कंपेयर करना है तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, यानी कि 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, p रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई q रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई r रेज टू पावर 4, क्योंकि यही नंबर हमारे पास किसके इक्वल था, 52,272 इसके इक्वल था। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आती है 11, q की वैल्यू यहाँ पर आती है मेरे पास 3 एंड r की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू हमें निकालनी है। सो 2p दैट मीन्स 11 2 22 प्लस q यानी कि 3 माइनस 2। ओके, 3 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, 3 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 1, 22 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 23। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द 7 डिजिट, ये 7 डिजिट किससे डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है 72 से, तो आपको वैल्यू निकालनी है 2x प्लस y की। ठीक है, अब 72 से कोई नंबर डिवाइड होता होगा, दैट मीन्स उस नंबर को किससे डिवाइड होना होगा,
8 मल्टीप्लाई 9 हम 72 को लिख सकते हैं। अगर जो नंबर 72 से डिवाइड होगा वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाएं, दैट मीन्स 8 5 8y इसको डिवाइड होना पड़ेगा कंप्लीटली, यानी कि रिमाइंडर आना चाहिए 0, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 7 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 56, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y। अब देखिए कि 8 यहाँ y की प्लेस पे मैं क्या रखूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाए। इस y को हम 4 रख सकते हैं क्योंकि 8 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। सो यहाँ से तो हमारे पास डिसाइड हो गया कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, अब हम लगाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 9 हमें कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स यानी कि 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + y यानी कि 4, ये कंप्लीट किससे डिवाइड होना चाहिए हमारे पास, ये नंबर डिवाइड होना चाहिए 9 से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 3 + 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 4 मेरे पास हो जाएगा 20 एंड 25। टोटल हम करें तो 25 + x क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 9 से। ठीक है, अब 9 से क्या डिवाइड होगा, यानी कि 25 प्लस अगर मैं x को लिख देती हूँ 2 तो टोटल क्या आ जाएगा 27, एंड 27 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है। दैट मीन्स यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4। सो हमें वैल्यू निकालनी थी 2x + y की। वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 2 2 4 प्लस में 4, दैट मीन्स 8 मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनता हमारे पास। तो हमें क्या करना होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 से सामने वाला हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर होता है और एक होता है बेस। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो भी साइड्स सेटिस्फाई कर देंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो तीनों ट्रिपलेट मेरे पास क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ओके, चेक करते हैं। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास होता है। अब इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सो 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 17 के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ से मैं 8 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आता है 64 एंड 15 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है 225। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास होता है 289, और 289 हमें पता है ये क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो ये तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121 और 60 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों को कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 7 और 3। ठीक है, क्या ये हमारे पास 63 का स्क्वायर बनता है। अब 63 का हम स्क्वायर देखें ना तो 63 का स्क्वायर हमारे पास होता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 63 का स्क्वायर, क्योंकि 63 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3969। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनता। सो यही हमारा आंसर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं हम। 13 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 85 के स्क्वायर के। सो दिस इम्प्लाइज दैट 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169 और 84 का स्क्वायर हमारे पास होता है 7056। इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7225, और 85 का स्क्वायर भी मैं करूँ ना तो वो भी हमारे पास क्या होता है 7225 ही होता है। आप करके देख लेना, 85 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7225 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ ये तो तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं। अच्छा, एक और मेथड भी है। क्या है, अब आप कर रहे हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब जब मैं 25 का स्क्वायर करूँगी ना तो यूनिट डिजिट मेरे पास आने वाला है 5। ठीक है, ये ना हर टाइम नहीं होता अप्लाई, एक बार है ना ये जस्ट ओनली अप्लाई करके देख लेना। अगर इससे आंसर निकल जाते तो बहुत अच्छी बात, आपको इतना सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और ये मैं साफ बता रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन में नहीं होता, किसी किसी में ये रूल अप्लाई हो जाता है, और वैसे रूल ये बिल्कुल ठीक है, ट्रिक बिल्कुल ठीक है।
25 का आप स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट आएगी 5। अब यहाँ से 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी 6, 4 4 जा 16। और जब 7 का स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट डिजिट आपके पास आएगी 9। तो 9 और 6 यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 5। दोनों की यूनिट डिजिट क्या बन रही है, सेम बन रही है, यानी कि ये हो सकता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, वैसे है ये। ओके, इसका भी आपने चेक किया तो यहाँ से यूनिट डिजिट मेरे पास बनेगी 3 3 जा 9, यानी कि 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करती हैं तो यूनिट डिजिट मेरे पास 9 बनेगी। 84 को 84 से मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट मेरे पास 6 बनेगी। और यहाँ से 85 को 85 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट मेरे पास 5 बनती है। तो 9 + 6 हमारे पास 15 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट दोनों साइड से मैच करती है। तो ये भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ देखिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट आएगी 1। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट आएगी, मतलब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी हमारे पास 0। और 63 को जब आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 9। सो 1 कभी भी 9 के इक्वल नहीं होता, तो ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ भी हम चेक करें ना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट 4, यहाँ यूनिट डिजिट 5 आएगा। और यहाँ 7 7 जब 49 तो यूनिट डिजिट आएगी 9। अब देखा तीनों में ये हमारे पास क्या आती है, यूनिट डिजिट मैच कर रही है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है नहीं वो हमारे पास क्या होगा 11, 60 एंड 63। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब एक एंगल है x, ठीक है, इसके सप्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूँ ना तो वो हमारे पास होगा 180 - x। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूं तो वो होगा 90 - x। ठीक है, ये एंगल है और ये हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट एंगल है ये। और ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री हो। और सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिन दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, the measure of an angle for which the measure of supplement is 4 times the measure of complement। कि supplementary angle जो है वो क्या है, अपने complementary angle के 4 टाइम्स है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 180 - x इक्वल टू 360 - 4x। ठीक है, x की वैल्यू को कलेक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 3x। और यहाँ से 360 में से जब 180 माइनस आप करेंगे तो आपके पास आएगा 180। ठीक है, सो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 60। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल्स, इफ द एंगल्स इन डिग्री ऑफ ट्रायंगल आर x 3x + 20 एंड 6x द ट्रायंगल मस्ट बी। तो वो ट्रायंगल क्या होगी। ठीक है, अगर ये किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल हैं मेरे पास, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास x है और ये एंगल मेरे पास है 3x + 20 और ये एंगल मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास है 6x। तो आप सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास होता है 180। सो x + 3x + 20 + 6x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 180। ये एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से ऐड करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। 6 और 3 हमारे पास 9, 9 और 1 10x इक्वल टू 180 - 20 मेरे पास आ जाएगा 160। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16। ठीक है, यानी कि एक एंगल हमारे पास क्या आएगा 16 और ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 6 6 36 96 और ये एंगल हमारे पास आएगा 48 48 और 68। ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 68। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि ये ट्रायंगल क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होती है, कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों और 2 एंगल इक्वल हों, यानी कि 2 एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आइसोसेलेस के लिए 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कोई भी 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। राइट एंगल के लिए एक एंगल क्या होना चाहिए था 90 डिग्री का होना चाहिए था और एक्यूट एंगल होने के लिए उसके सभी एंगल क्या होने चाहिए थे, लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए थे। अब हमारे पास सभी एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, 16 है 68 है, बट 96 तो 90 से छोटा नहीं है। अच्छा, कोई भी एंगल 90 का नहीं है तो राइट भी नहीं बोल सकते, कोई 2 एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये ट्रायंगल हमारे पास क्या बनती है, ऑब्ट्यूज बनती है। मैंने क्या कहा, ऑब्ट्यूज के लिए कोई 1 एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए।
और एक्यूट के लिए क्या होना चाहिए, ऑल एंगल्स आर हमारे पास क्या होने चाहिए, लेस देन 90 होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC एंड DEF हमारे पास गिवन है। सो दो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, वन ट्रायंगल एंड एक और ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। तो पहले को नेमिंग कर देते हैं हम A, B एंड C। ठीक है, दूसरी को भी नहीं करते। C एंगल गिवन है F के इक्वल, यानी कि ये अगर C है तो ये मेरे पास क्या होगा, F एंगल। ओके, एंड यहाँ से AC जो है वो DF के इक्वल है। AC जो है वो DF के इक्वल है, तो हम इसे नेमिंग कर देंगे D, ये DF के इक्वल है। ठीक है, और BC जो है वो EF के इक्वल है, इसको हम नाम दे देते हैं E का, तो EF के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स आपस में इक्वल है, देयरफॉर ये ट्रायंगल जो ABC है, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, DEF के, ट्रायंगल DEF की। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सभी क्या होंगे, CPCT से, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ AB की वैल्यू हमारे पास है 2x - 1 क्वेश्चन में गिवन है, और DE की वैल्यू हमारे पास है 5x - 4। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करनी है। अब दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी बाय साइड एंगल साइड से, तो हमारे पास बाय CPCT क्या होगा, 2x, यानी कि AB जो है वो DE के इक्वल होगा, और AB की लेंथ हमारे पास है 2x - 1 और DE की लेंथ हमारे पास गिवन है 5x - 4। सो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू -3x इक्वल टू मेरे पास आएगा -3। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। हमें x की वैल्यू निकालनी थी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज one side of a triangle is 5 cm and other side is 10 cm and its perimeter is p cm। आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ कि ट्रायंगल की हमें इसमें दो साइड्स गिवन है और पैरामीटर को p डिनोट किया गया है। वेट अ मिनट, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली और इसमें क्या गिवन है हमारे पास, वन साइड मान लीजिए ये साइड इसका 5 गिवन है और दूसरा साइड 10 गिवन है। नेमिंग कर देते हैं ABC। ठीक है, और इसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है P। पेरीमीटर को P से ही डिनोट किया गया है। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास है P। द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P। P की हमें छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बनता है। ठीक है, अब आपको इस रिजल्ट का पता है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का सम हमारे पास तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। रिजल्ट हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तीसरी साइड से क्या होगा, वो बड़ा होगा। अब यहाँ मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं कि P की छोटे से छोटे वैल्यू सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, 20 है। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि P की वैल्यू मेरे पास क्या है, 20 है। अगर P क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। P की वैल्यू 20 हुई, दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा, 5 + 10। सपोज करते हैं मैंने AC को ले लिया x, यानी कि +x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 20। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 20 - 15। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे पास आ गई x की वैल्यू 5। अब 5 में 10 ऐड कर दूं, यानी कि 10 से बड़ा तो नहीं हुआ ना, इक्वल हो गया। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या, इस रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्शन दे देगा ये चीज़। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे पास हो ही नहीं सकता कि अगर मैं पैरामीटर की लीस्ट वैल्यू 20 उठा लेती हूँ तो तीसरी साइड हमारे पास 5 आ जाती है। ये रिजल्ट फेल हो जाएगा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो इक्वल आ रही है। और यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, ग्रेटर, बड़ा आना चाहिए, वो थर्ड से इक्वलिटी नहीं होल्ड करती यहाँ। ओके, फिर हम जाते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। अगर मैं P की वैल्यू 21 लेट कर लेती हूँ, लिस्ट वैल्यू एक बार उठाते हैं, 21 मैं ले लेती हूँ, तो
अब चेक करें हम यहाँ से, अगर p की वैल्यू 21 है तो मेरे पास x क्या आएगा, 5 + 10 + x = 21 है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 6। ठीक है, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। अब आप चेक कर लो, 5 में आप 6 ऐड करेंगे 11 आएगा जो कि 10 से बड़ा है, 10 में आप 6 ऐड करेंगे 16 आएगा जो कि 5 से बड़ा है, और 10 में आप 5 ऐड करेंगे 15 आएगा जो कि 6 से बड़ा है। तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो लिस्ट वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई, p की 21 आ गई। ठीक है, अब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर लेते हैं, p की वैल्यू 29 ले लूँ मैं, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 5 + 10 + x = 29 है, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 29 - 15, 15 माइनस करेंगे तो 9 और 5 मेरे पास हो जाएगा 14। ठीक है, अब मेरे पास x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 14। तो 14 जब 6 में ही ये प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, तो 14 में तो ऑब्वियस सी बात है करेगी, क्योंकि 14 + 5 ग्रेटर देन होगा 10 से, 14 + 10 ग्रेटर होगा 5 से, और 10 + 5 15 आएगा जो कि 14 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। अब आप सोचते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, तो हमसे क्या पूछा गया, छोटे से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो इसको तो हमें चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 22 से तो छोटी वैल्यू मुझे मिल गई जो इस रिजल्ट को होल्ड करता है, और 27 से बड़ी वैल्यू भी मेरे को मिल चुकी है, तो थर्ड ऑप्शन आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चेक कर सकते हैं कि 21 से छोटी वैल्यू है हमारे पास 19, और 29 के इक्वल हमें 29 भी मिल गया। अब 90 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं करता। अगर सपोज कर लीजिए कि p की वैल्यू मैंने ले ली 19, p की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 19 ले ली, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 5 + 10 + x = 19। सो x की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से 4। x की वैल्यू अगर यहाँ 4 आ जाती है, देखिए x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 4 आ जाती है, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 9, बट 9 इज नॉट ग्रेटर देन 10, सो इट कंट्राडिक्ट दिस रिजल्ट। ठीक है, सो ये भी मेरे पास आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। अगर आपको एक बार में ये समझ नहीं आता तो आप रिपीट करके दोबारा से ये चीज़ समझ सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा। इस डेटा का x क्या है, हमारे पास मीडियन है। जहाँ भी आपके पास मीडियन की बात आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे कंप्लीट डेटा को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे चेंज करते हैं, तो सबसे छोटा नंबर हम यहाँ से चेक करें, 8 है मेरे पास। ओके, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, 8 से बड़ा हमारे पास है यहाँ 9, एंड 9 से बड़ा हमारे पास 10, 11, 12, 13। सो 13 हमारे पास हो रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट। उसके बाद हमारे पास 14, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स हमारे पास है 14, 1, 2, 3, 4। ओके, 14 के बाद हमारे पास है 15, 1, 2 एंड 3, 3 टाइम्स हमारे पास है 15, 1, 2, 3। 15 के बाद हमारे पास है 16, 2 टाइम्स हैं, 1, 2। 16 के बाद हमारे पास है 17, 1, 2, 2 टाइम्स है 17 भी, एंड 17 के बाद हमारे पास है, 17 के बाद कुछ नहीं है, 17 लास्ट है। लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा। तो इस डेटा का x क्या है, मीडियन है। x क्या है हमारे पास, मीडियन है। चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं ओड, तो मिडल टर्म हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 टर्म्स हम यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, 7 टर्म हम राइट हैंड साइड से यानी पीछे से छोड़ देंगे, तो बीच की जो टर्म हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 14 मिल जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्या बोला गया है। इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 18, अगर 8 को 18 से रिप्लेस कर दिया जाए तो नया मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 8 की जगह पे अगर मैं 8 के प्लेस पे क्या लिख दूं, 18 लिख दूं, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास 9 बनेगा, 8 नहीं आएगा, और लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर अब मुझे 18 मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। तो नया जो मीन मिलेगा मेरे पास y, न्यू मीडियन हमारे पास क्या होगा, बीच वाली टर्म तो अभी भी 15 है ना, तो स्टार्टिंग की हम 7 छोड़ेंगे ना, तो हमारे पास नया वाला मीन मिलेगा हमें 15। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस y, यानी कि सम ऑफ x एंड y हमें निकालना है। सो 14 + 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, 29। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अ बैग कंटेन्स 3 वाइट, एक बैग है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 तो वाइट बॉल है, 2 ब्लू बॉल है एंड 5 हमारे पास है रेड बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इस बैग से एक बॉल निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, वो बॉल क्या नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी कि टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 5 + 2 7, 7 + 3 हमारे पास है 10 बॉल्स। ओके, फेवरेबल केसेस की मैं बात करूं तो हमारे पास क्या बोला गया है क्वेश्चन में, रेड नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा तो कोई भी कलर क्यों हो, तो रेड नहीं है, वो 3 वाइट है, हमारे पास 2 ब्लू है, तो टोटल हमारे पास 5 बॉल्स ऐसी हैं जो रेड नहीं है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, required probability equal to favorable cases divided by total number of cases. So 5 1 is 5, 5 2 is 10. So this implies that 1/2 is our answer. So option number 3 is our answer. Now next question is, the total surface area of cuboid is 194. एक cuboid है जिसका total surface area हमारे पास given है। So cuboid किस shape का होता है, rectangle की होती है 3D figure, रेक्टेंगल की ये होती है 3D फिगर। सो ये हमारे पास क्यूब है और इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 194, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ इज 8, अगर लेंथ 8 मीटर है और ब्रेड्थ है 6 मीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, दिस क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमें हाइट चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 LB + BH + HL इक्वल टू 194 हमारे पास गिवन है। अब लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 8 6 जा 48 प्लस 6H, H को H रहने देते हैं, और 8H, L की वैल्यू 8 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, 194। सो यहाँ से मल्टीप्लाई में 2 पड़ा है, डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा 14। सो 6H + 8H मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 14H, और प्लस के 48 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 97 - 48, 17 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 8 में से 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, यहाँ बच गया 8, 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 4, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, 17 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा ना, 9 एंड 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। सो यहाँ से H की मैं वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास मल्टीप्लाई में 14 पड़ा था, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 49 डिवाइडेड बाय 14, 7 से कैंसिल करें तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास H की वैल्यू आ गई 7/2। हमें वैल्यू निकालनी है वॉल्यूम की, सो वॉल्यूम हमारे पास होता है LBH, L की वैल्यू हमारे पास है 8, B की वैल्यू हमारे पास है 6 और H की वैल्यू हमारे पास है 7/2। सो 2 से कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 6 4 जा 24, 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 861 168। So option number 2 is our answer. Now next question is, the area of trapezium is 105 centimeter square and its height is 7 centimeter. तो हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रिपेजियम है, मैं यहाँ बता देती हूँ क्या क्या लिखा गया स्टेट में, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो फॉन्ट साइज छोटा है। द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, हमारे पास एरिया गिवन है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और हाइट हमारे पास गिवन है इस ट्रिपेजियम की 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, कहता है कि एक पैरेलल साइड है ना दूसरे से क्या 6 ज्यादा है। अगर मान लीजिए मैं इस साइड को x ले लेती हूँ तो ये कंप्लीट साइड मेरे पास क्या है, x + 6 है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड में वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6, एक से क्या है 6 ज्यादा है। सपोज कीजिए मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ A, B, C और D, ठीक है, तो CD मेरे पास x है तो AB हमारे पास क्या है, x + 6 है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हमारे पास होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड्स
मल्टीप्लाई h होता है जो कि हमारे पास 105 गिवन है। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स x प्लस 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमारे पास है 7 105। 7 से कैंसिल करूँ 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 15। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इन सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड की हमें वैल्यू निकालनी थी, दैट मीन्स हमें वैल्यू चाहिए ए बी की। ए बी दैट मीन्स x प्लस 6, दिस इम्प्लाइज दैट 12 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 18। So option number 4 is our answer. Now next question is the curved surface area of right circular cylinder of base radius 3। एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ओके ऐसा सिलेंडर है कि बेस ऑफ द रेडियस हमारे पास 3 है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारे पास इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 94.2, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू मेरे पास क्या है 94.2। ओके, यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूँ ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा 94 पॉइंट हटाऊँ तो बाई में क्या आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई आर। अभी मैं किसी भी चीज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रही, क्वेश्चन को क्यों टिपिकल बनाना है ना। हमें निकालना क्या, वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो हम नहीं भी लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एच की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 942 डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब 2 से मैं कैंसिल करूँ तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट आर बच गया नहीं, आर मल्टीप्लाई 471 है हमारे पास, तो आर की वैल्यू हमारे पास 3 471 डिवाइडेड बाय 10, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के बाद आ जाएगा पॉइंट। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 2 हमारे पास आ जाएगा 14 और एक के बाद पॉइंट। सो 141.3 इज आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 14 12 34 एंड 13, सब में अगर मैं x हर एक नंबर में ऐड करूं, द नंबर्स ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर इज आर प्रोपोर्शन, तो वो क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अब प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, अगर सपोज कीजिए मैं कहती हूँ a b c d 4 नंबर किसमें है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ये क्या प्रोपोर्शन में है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, a रेशियो b प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d। इसका मीनिंग क्या है, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d, ठीक है। ये मीनिंग होता है 4 नंबर का प्रोपोर्शन में होने का तरीका। तो अब क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर मैं हर एक के अंदर x ऐड करती हूँ तो ये प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि 14 प्लस एक्स रेशियो 12 प्लस एक्स प्रोपोर्शनल 34 प्लस एक्स रेशियो 30 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इक्वल टू 34 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 30 प्लस एक्स। दो मेथड है, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो उससे ना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। जब आप 14 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस एक्स से तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉरी यहाँ से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो इसको करने की बजाय एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम अप्लाई करते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वो होता क्या है, ठीक है, बाय अप्लाइंग ऑन बोथ साइड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें होगा न्यूमिनेटर में हम डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में हम डिनोमिनेटर माइनस करेंगे। सेम काम होता है दोनों साइड। न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऐड करते हैं और न्यूमिनेटर में ही हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर माइनस करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये अब अप्लाई करें हम यहाँ पे तो क्या आएगा, देखिए अब मेरे पास न्यूमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में है 14 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या करूंगी, ऐड करूंगी, यानी कि 12 प्लस एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस करेंगे डिनोमिनेटर, तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, -12 माइनस एक्स। सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो राइट हैंड साइड पे अप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 34 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स, ठीक है।
और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 34 प्लस एक्स, यानी कि न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस 30 माइनस एक्स। सो माइनस एक्स से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से 14 प्लस 12 हमारे पास बन जाएगा 26 प्लस 2x। ओके, यहाँ से 14 माइनस 12 मेरे पास बनेगा 2 इक्वल टू यहाँ से मेरे पास बचेगा 64 प्लस 2x और यहाँ से हमारे पास बचेगा 4। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 4। अब कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 5 प्लस में क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 64 प्लस 2x। सो x की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो आ जाएगी 2x इक्वल टू 64 में से मैं 52 माइनस करूँ तो 8 और 4 हमारे पास आ जाएगा 12। सो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 12x प्लस 9 की। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ 12 6 72 प्लस 9 मेरे पास कितना आ जाएगा 81। सो 81 का रूट हमारे पास क्या होता है 9। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। ठीक है, क्या क्या रेशो क्वेश्चन में गिवन था कि सभी नंबर में मैं एक्स लेट करूं तो हमारे पास क्या होगा, ये सभी नंबर्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाली और सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड हैज 10 लाइन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल करेक्ट है। रेगुलर, कोई भी फिगर की रेगुलर की बात करें ना तो उसका मीनिंग उसकी सभी लाइन सेगमेंट क्या इक्वल होती हैं। अगर मान लीजिए स्फीयर की मैं बात करूं तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है ऑफ साइड 10। ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है ऑफ साइड 10। तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, अगर 4 लाइन सेगमेंट से कोई रेगुलर फिगर बनी है ना तो उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि 1 लाइन सेगमेंट ये हो गई, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलर वे से अगर मैं बात करूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये भी तो एक रेगुलर पॉलीगन हुआ ना, इसकी सभी साइड्स इक्वल है। तो 3 लाइन सेगमेंट से ये फिगर बनी है ना तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितने मिलेंगे आपको 3, 1 यहाँ से 2 और 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई रेगुलर फिगर है जिसकी 10 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो 10 साइड से बनी हुई कोई फिगर है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें कितनी मिलेगी, 10 ही मिलेगी। ये ठीक है, हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाला। सेकंड में कहते हैं सर्कल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्कल में क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्योंकि सेंटर पॉइंट से जाने वाला हमारे पास क्या होता है, डायमीटर होता है ना, तो इतने कितने ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है, अनकाउंटेबल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एक सर्कल की। बट ये क्या कहता है कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये तो गलत है ना। अब थर्ड में क्या कहता है, एन एंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी एंगल की ना सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने 90 डिग्री का एंगल उठाया तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ना 45। सपोज कीजिए कि मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी 30 एंगल और 30 एंगल। तो ये भी हमारे पास गलत है। एंड अ रेगुलर हेक्सागन हैज ओनली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। कहता है रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, 6 लाइन सेगमेंट की बनी हुई एक क्लोज फिगर है। तो 6 लाइन सेगमेंट की बनी हुई क्लोज फिगर है तो उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थोड़ी आएगी, उसमें तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। सो ये भी हमारे पास गलत है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन है x वेरिएबल में, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और ये चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे पास सेटिस्फाई करता है। ओके, यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करके सोल्व करें तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 25x और माइनस 20। ठीक है, 4 5 जा 20। 10x प्लस 8x मेरे पास आ जाएगा 18x और 60 में से हम 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 एंड 5 में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 इक्वल टू क्या है 25x माइनस 20। सो x की वैल्यू को हम कलेक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 7x लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा माइनस के 6 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है यहाँ से 8। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में मैं x की वैल्यू 8 पुट करती हूँ तो 8 3 जा 24। ठीक है, 24 माइनस 5 मेरे पास आ जाएगा प्लस का 19
और 19 3 मेरे पास होते हैं 57, लेफ्ट हैंड साइड आई मेरे पास 57, ठीक है। और राइट हैंड साइड हम चेक करें तो 8 2 16 प्लस 17, तो 57 इक्वल नहीं होता 17 के। अब इसे चेक करें तो हमारे पास x की वैल्यू है 8, 8 प्लस 3 मेरे पास आ जाएगा 11, 11 मल्टीप्लाई टू 22। राइट हैंड साइड हम चेक करें तो 8 माइनस 5 मेरे पास आ जाएगा 3, 3 5 जा 15, 15 प्लस में 4 मेरे पास आएगा 19 विच इज नॉट इक्वल टू 22। यहाँ चेक करें तो 8 माइनस 5 मेरे पास आ जाएगा 3, 3 5 जा 15। और राइट हैंड साइड में चेक करें तो 8 माइनस 3 मेरे पास आएगा 5, 5 2 जा 10, 10 प्लस 5 15। ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। और इसे और चेक कर लेते हैं, 8 माइनस 3 मेरे पास आ जाएगा 5, 5 5 जा 25, इक्वल नहीं होता 8 प्लस 5 यानी कि 13 की। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से मैं क्या माइनस करूं टू ऑब्टेन हमें ये नंबर मिल जाए। क्या बोला गया है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, 5y माइनस 13x माइनस 8a के अंदर से इस नंबर में से मैं क्या माइनस करूं। सपोज करते हैं कैपिटल X माइनस कर रहे हैं तो हमें नंबर क्या मिल जाए 11x माइनस 16y प्लस 7a, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इसमें से ये माइनस कर दीजिए। अगर बाई चांस आपको ये समझने में प्रॉब्लम होती है तो हम ये समझते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। मैंने मान लिया कि इस नंबर से मैं कैपिटल X माइनस कर रही हूँ और मुझे ये नंबर मिलता है, तो कैपिटल X को उठाओ राइट हैंड साइड में ले जाओ और इस सारे को उठाओ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5y माइनस 13x माइनस 8a। अब ये चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में उठ के आएंगी तो साइन सबके चेंज होंगे ना, तो माइनस के क्या हो जाएगा 11x प्लस का मेरे पास हो जाएगा 16y एंड माइनस के 7a इक्वल टू कैपिटल X। अब कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लो। 5x प्लस में 16y मेरे पास हो जाएगा 21y माइनस 13x एंड माइनस 11 हमारे पास हो जाएगा माइनस 24x माइनस का 8a माइनस के 7a हमारे पास हो जाएगा माइनस 15a। सो ऑप्शन में हम चेक करें तो 21y माइनस 24x माइनस 15a, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमें क्या करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। बोर्ड मास मीनिंग शायद आपको पता होगा, बी से ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें हम यहाँ, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा -4 + 2, ओके। मल्टीप्लाई में मेरे पास पड़ा है माइनस के 3, माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब यहाँ से हम चेक करें तो -3 को मैं -7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा प्लस के 21 -8, ओके। प्लस का 4 यहाँ पड़ा है और माइनस के 48 को डिवीजन होगी ना, पहले तो डिवाइड करें तो 6 8 जा 48, ओके। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले। -4 + 2 मेरे पास आ जाएगा -2, मल्टीप्लाई में मेरे पास पड़ा है -3 और +3, और यहाँ 21 में मैं से 8 माइनस करूँ तो 11 - 8 हमारे पास हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 13, ओके। प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 4 8 जा 32, ठीक है। अब बोर्ड मास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पहले होगा मल्टीप्लिकेशन, सो -3 से मल्टीप्लाई करो -3 2 को तो हमारे पास आ जाएगा प्लस के 6 एंड प्लस 13 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 39 - 32। सो दिस इम्प्लाइज दैट 6 + 39 में से 32 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। सो दिस इम्प्लाइज दैट 7 + 6 हमारे पास हुआ 13। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। ध्यान रखना कि बिल्कुल ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अगर सपोज कीजिए कि आप है ना इन दोनों को ऐड कर देते हैं, -3 + 3 2 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल ही आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा इजी लेकिन छोटी सी माइनर मिस्टेक इसके आंसर को बिल्कुल गलत ला सकती है, और वो गलत आंसर भी हमें ऑप्शन में ना छिपा हुआ मिलता है कहीं ना कहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रैक्शंस हमें गिवन है 4 और हमें किसमें चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, बड़े से छोटा होता है। दो तरीके हैं कि फर्स्ट तो इसके सभी डिनोमिनेटर को सेम बना लें, यानी कि एलसीएम लेने के बाद, तो वो ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे, यानी कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम 44 को एक में डिवाइड तो आई थिंक कर ही सकती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना। 44 को जब हम 49 से डिवाइड करते हैं ना, तो 44 / 49 हमारे पास होगा, वो आएगा मेरे पास 0.89, ठीक है।
आप डिवाइड कर लेना, मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ आपको। और 33 को जब मैं 38 से डिवाइड करूँगी, 38 को हम 38 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.86, ठीक है। एंड 22 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.88, ओके। और बच गया हमारा 24 को जब हम 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.82, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास क्या है, ये वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, फिर उससे छोटा ये मेरे पास सेकंड नंबर पे आएगा, फिर ये मेरे पास थर्ड नंबर पे आएगा, एंड ये मेरे पास आ जाएगा फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो सबसे पहले आना चाहिए 44 डिवाइडेड बाई 49, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते आंसर। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा 22/25, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हैं, अब इंटीजर्स हमारे पास कंप्लीट नंबर होते हैं, -∞ से लेकर के -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 अप टू सॉन इंफिनिटी तक, ये हमारे पास होते हैं इंटीजर। अब कहता है डिवीजन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 2 नंबर लें आप, A स्टार B इक्वल होना चाहिए B स्टार A। अब ये स्टार क्या है, यहाँ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है, बट हमें पूछा गया डिवीजन कम्यूटेटिव होती है क्या, तो हम मान लेते हैं यहाँ स्टार की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन हो जाएगा। ये हमारे पास है डिवीजन इज कम्यूटेटिव, और ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जस्ट ओनली। और डिवीजन इज कम्यूटेटिव पूछ रहा है, दैट मीन्स A डिवाइडेड बाई B इक्वल होना चाहिए B डिवाइडेड बाई A के, तब हम कह सकते हैं कि डिवीजन कम्यूटेटिव होती है। सपोज कीजिए कि आप A को लेते हैं 20 और B को लेते हैं आप 5, ठीक है। तो A डिवाइडेड बाई B आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 4 जा 24, और B डिवाइडेड बाई A आप करेंगे यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1/4, ये दोनों तो इक्वल नहीं होते ना, तो डिवीजन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। हमें क्या पूछा गया, नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि नॉट ट्रू होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है डिवीजन इज कम्यूटेटिव, बट डिवीजन तो कम्यूटेटिव होती नहीं है ना। एंड सेकंड में बोलता है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी नंबर, अननोन नंबर, सपोज कीजिए कि मैंने A उठा लिया, उसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, वही एग्जैक्ट सेम आ जाए, तो 1 ही होता है ना। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट वही नंबर मिलेगा, तो 1 हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि इसमें मैं क्या चीज ऐड करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। आंसर क्या आ जाए हमारे पास, वही आ जाए, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है एंड 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। सी में बोलता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, अभी मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो A माइनस बी नॉट इक्वल टू, अभी इन्होंने बोला ना नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव का मीनिंग इक्वल नहीं होता B माइनस ए के, बिल्कुल करेक्ट है। A माइनस बी यानी कि A की वैल्यू आपके पास 20 थी, 20 माइनस 5 हमारे पास आएगा 15, एंड B माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 20 दैट मीन्स माइनस 15। तो कभी भी ये दोनों चीज तो इक्वल नहीं होती ना। ये कह भी रहे हैं कि नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि जो इन्होंने बात कही वो तो ठीक ही है, और हमें क्या बताना था, नॉट ट्रू, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इज एसोसिएटिव, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होती है वो प्रॉपर्टी बता देती हूँ मैं आपको। A स्टार B स्टार C इक्वल A स्टार B स्टार C, 3 नंबर्स होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। आप सपोज करते हैं A हमारे पास 20 था, B मेरे पास 5 था, एंड C मैं मान लेती हूँ मेरे पास 2 है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, 20 स्टार का मीनिंग, अब मल्टीप्लिकेशन की बात है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, ठीक है। B की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 मल्टीप्लाई C की वैल्यू मेरे पास थी 2 इक्वल टू A की वैल्यू मेरे पास 20 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 2। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, मेरे पास आ जाएगा 200 इक्वल टू, जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 200 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। सो क्वेश्चन एक था, बट कितनी चीजें आपको पता चल गई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद डिवीजन क्या होती है, एडिशन में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है,
एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इतने सब कुछ आपको एक क्वेश्चन से पता चल रहे हैं ना। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो जुलाई 2019 में हमारे पास पेपर हुआ। आई होप ये वीडियो और ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और गाइज अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।